हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। गद्य खंड आरो भाग 1 क्लास 11th एनसीईआरटी एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 4 है बाल मुकुंद गुप्त विदाई संभाषण। पहला प्रश्न है स्क्रीन पे, विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद, बाल मुकुंद, कृष्णगुप्त, सत्यजीत राय या कृष्णा शोभती? इसमें बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। लेखक ने यह विदाई संभाषण किस अंग्रेज शासक की विदाई के समय लिखा था? लॉर्ड विलियम, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय इन्होंने ये लिखा था। अगला प्रश्न है इसमें, प्रश्न 3 है, लेखक ने तीसरी शक्ति किसे कहा है? वायसराय लॉर्ड कर्जन को, भारतीय जनता को, ईश्वर को, अंग्रेज को? तो भगवान को कहा है, ईश्वर को कहा है कि तीसरी शक्ति है। लॉर्ड कर्जन को बताया है कि तीसरी शक्ति भी इस दुनिया में है, तुम उससे डरो। ये बात वो संबोधित करते हुए ईश्वर को कहते हैं कि तीसरी शक्ति भी है। तीसरी शक्ति ईश्वर को कहा गया है। प्रश्न 4 है, लेखक के अनुसार कौन सा समय कड़ा उत्पादक होता है? जन्म का, मृत्यु का, बिछुड़ने का, मिलने का? बिछुड़ने का। जब लॉर्ड कर्जन यहाँ से जाते हैं तब वो बात बताते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी तो ऐसे हैं कि एक किसी के जाने पर कितना ही कोई अत्याचार क्यों न किया हो, लेकिन जब कोई बिछुड़ता है तो उसका दर्द हम भारतवासियों को होता है। लेकिन आज तो आप जा रहे हैं, आपने इस भारत में कुछ भी अच्छा नहीं किया है। इस तरीके से उनके बारे में कहा गया है। प्रश्न 5 है, बिछुड़ने के समय मन में किस रस का आविर्भाव होता है? वियोग का, शांत का, हास्य का, रौद्र का? तो इसमें दिया है वियोग रस का होता है। वियोग रस का, क्योंकि किसी से बिछुड़ना वियोग है, किसी से मिलना श्रृंगार है। शांत रस तो बहुत शांत वातावरण जहाँ रहता है, शांति की बात होती है। हास्य, हंसने की बात है। रौद्र, जहाँ पे क्रोध हो, गुस्सा हो। अगला है प्रश्न 6 है, शिव शंभू के पास कितनी गायें थीं? 2, 3, 4, 5? तो उनके पास 2 गायें थीं, एक पतली थी, एक मोटी थी। जब एक बिछुड़ जाती है मोटी वाली तो पतली उसके लिए बहुत दुख करती है, लेकिन मोटी जो गाय थी वो हमेशा पतली को मारती थी। लेकिन फिर भी वो बताते हैं कि बिछुड़ने का दुख होता है, चाहे कोई शत्रु हो चाहे मित्र हो। प्रश्न 7 है, शिव शंभू ने अपनी कौन सी गाय पुरोहित को दान में दे दी थी? कमजोर, शक्तिशाली, बिना सींग वाली, बिना दूध वाली? तो शक्तिशाली गाय को उन्होंने दे दिया था। शिव शंभू के चिट्ठी में ये दिया हुआ है, कहानी है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल रूपी नाटक का अंत कैसे होता है? सुखांत, हास्यास्पद, दुखांत, अधूरा? दुखांत होता है। प्रश्न 9, इस पाठ में सूत्रधार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लेखक के लिए, लॉर्ड कर्जन के लिए, ईश्वर के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो ये लॉर्ड कर्जन के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि अंग्रेज हमारे भारत देश में आए, शासन किए, अत्याचार किए और इसके बाद भी वो अपनी गलतियों को भी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी जो हैं वो बिछुड़ने पर भी दुख मनाते हैं। किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय लीला हो रही है। इस वाक्य में लीलामय किसके लिए कहा गया? लॉर्ड कर्जन, लेखक, शिव शंभू, ईश्वर। तो पर्दे के पीछे ईश्वर की लीला है। अगर हम कोई काम गलत या अच्छा करते हैं, वो सब ईश्वर हमारे कुकर्मों को, हमारे कर्मों को देखता है। इसीलिए हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। प्रश्न 11 है, नींद और भूख हराम करना का अर्थ क्या है? नींद और भूख समाप्त होना, नींद और भूख में आराम करना, परेशानी में डालना, आराम करना? परेशानी में डालना है। प्रश्न 12 करेंगे हम, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, समय व्यर्थ नहीं करेंगे। प्रश्न 12 है, दिल्ली में किस राजा की प्रार्थना पर नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और आसिफ जहां? तो आसिफ जहां के हथियार डाल देने पे वहीं पे युद्ध को रोक दिया गया था। प्रश्न 13 है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड विलियम ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, क्योंकि बहुत भारतवासी, 8 करोड़ भारतवासी जितने भी लोग थे सभी मना किए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन वह जिद्दी था। लॉर्ड कर्जन जिद्दी स्वभाव का था और बंगाल विभाजन वह करके ही मानता है। प्रश्न 14 है, लॉर्ड कर्जन का स्वभाव कैसा था? मधुर, विनम्र, जिद्दी, उदार? वो जिद्दी स्वभाव का था। उसके जिद्दी की वजह से ही भारतवासियों के अनुरोध करने के बाद भी वह हमारे देश का खंड खंड कर देता है, बंगाल का विभाजन कर देता है। दिल्ली में किस राजा की प्रार्थना पर नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, आसिफ? आसिफ जहां के प्रार्थना करने पर नादिर शाह भी कत्लेआम रोक देता है। इस बात को इसलिए कहा जाता है क्योंकि लेखक कहते हैं कि हमारे भारतवासियों ने इतनी प्रार्थनाएं की कर्जन से, लॉर्ड कर्जन से, लेकिन फिर भी वह एक बात नहीं सुना और अपना जिद पे ही अड़ा रहा। जो उसे करना होता था वह करके ही छोड़ता था, वह किसी की बात सुनता नहीं था। लेकिन नादिर शाह ने कत्लेआम किया था। आसिफ जहां के कहने पे, प्रार्थना करने पर वह सुन लेता है और
उसी कतलाम को वहीं पे रोक देता है, लेकिन लॉर्ड कर्जन ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वो जिद्दी था। अन्य प्रश्न करेंगे वन लाइनर। विदाई संभाषण पाठ के लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। विदाई संभाषण को बाल मुकुंद गुप्त जी की किस रचना से लिया गया है? शिव शंभू के चिट्ठे। इसी में 2 गायों का वर्णन किया गया है। शिव शंभू के चिट्ठे कैसी रचना है? व्यंग रचना है, व्यंग रचना है। प्रश्न 4 है, लेखक ने विदाई संभाषण किस अंग्रेज शासक की विदाई के समय लिखा था? लॉर्ड कर्जन की विदाई जब भारत से हो रही थी तब उन्होंने ये लिखा था। प्रश्न 5 है, इस पाठ में सूत्रधार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लॉर्ड कर्जन के लिए हुआ है। प्रश्न 6, लेखक के अनुसार सूत्रधार शब्द का क्या अर्थ है? जिसके हाथ में संचालन की डोर हो उसे सूत्रधार कहा जाता है। प्रश्न 7 है, लॉर्ड कर्जन भारत में कितनी बार वायसराय बनकर आए थे? 2 बार बन के आए थे लॉर्ड कर्जन। 8 है, भारत में लॉर्ड कर्जन का कार्य कब तक रहा? पहला कार्यकाल 1899 से 1904 तक रहा। दूसरा कार्य 1904 से 1905 तक रहा। प्रश्न 9, लॉर्ड कर्जन ने भारत में क्या करने की कोशिश की? अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश उसने किया था। जहाँ पे भी कोई भी अधिकारी थे वो मनमाने ढंग से लॉर्ड कर्जन के हिसाब से ही रखे जाते थे। भारतवासियों की एक भी नहीं सुनी जाती थी। प्रश्न 10 है, लॉर्ड कर्जन किसके पक्षधर थे? सरकारी निरंकुशता के। लॉर्ड कर्जन ने किसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया? प्रेस की स्वतंत्रता पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी प्रेस चीज़ें या अखबार जो भी छपेगा वह बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं छपेगा, इसकी मर्जी से ही छपेगा। सब जगह रोक टोक लगा दिया था क्योंकि इसी की चलती थी, लॉर्ड कर्जन की चलती थी। और लॉर्ड कर्जन जो था वह अत्याचारी था, हमारे हिंदुस्तान पे उसने बहुत अत्याचार किया था। प्रश्न अगला है 12, विदाई संभाषण पाठ के लेखक ने तीसरी शक्ति किसे कहा है? इंग्लैंड की महारानी को कहा है। यहाँ पे इंग्लैंड की महारानी दिया, लेकिन यहाँ पे ईश्वर होना चाहिए था क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था ईश्वर को तीसरी शक्ति कहा गया है। प्रश्न 13, तीसरी शक्ति यानी इंग्लैंड की महारानी का आदेश मानने की कौन बाध्य था? तीसरी शक्ति, हाँ सही है, तीसरी शक्ति इंग्लैंड की महारानी को कहा गया, लेकिन पर्दे के पीछे कोई तीसरी शक्ति है। पर्दे के पीछे जो है ईश्वर हैं, लेकिन तीसरी शक्ति है वो इंग्लैंड की महारानी है। प्रश्न 14 है, किंतु पर्दे के पीछे एक और लीलामय लीला हो रही है। इस वाक्य में लीलामय किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ध्यान देना है, लीलामय किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है, ईश्वर के लिए। ये क्वेश्चन में एक चीज आपको दिक्कत करेगी, पूछना है तीसरी शक्ति कौन सी है? तो तीसरी शक्ति जो इंग्लैंड की महारानी उन्हें कहा गया, लेकिन पर्दे के पीछे भी एक तीसरी शक्ति है। अगर ऐसा पूछे तो ध्यान देना, पर्दे के पीछे भी एक तीसरी शक्ति, वह ईश्वर को कहा गया है। प्रश्न अगला है, लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन ने किन्हें गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया? भारतीयों को उसने बहुत नचाया, बहुत कष्ट दिया है। प्रश्न 16 है, लेखक के अनुसार कौन सा समय कड़ा उत्पन्न होता है? बिछड़ने का समय, अलग होने का समय। प्रश्न 17, शिव शंभू के पास कितनी गाय थी? 2 गाय थी उसके पास। 18, शिव शंभू ने अपनी कौन सी गाय पुरोहित को दान में दी थी? शक्तिशाली गाय को उसने दान में दे दिया था। 19, बलशाली गाय के बिछुड़ने पर रोज उससे मार खाने वाली दुर्बल गाय को कैसा लगा? बहुत दुख हुआ। कहते हैं ना, जब साथ में रहते हैं कोई कितना ही शत्रु क्यों ना हो, लेकिन जब बिछुड़ता है तो हम भारतवासी ऐसे इंसान हैं कि हमें दुख होता है। हमारे यहाँ जानवर भी दुख होते हैं। तो जो बलशाली गाय जब बिछुड़ रही थी तो उसके लिए जो कमजोर गाय थी वो रो रही थी, वो कई दिनों तक चारा भी नहीं खाई। 20 है, लेखक के अनुसार बिछुड़ने के समय मन में किस रस का आविर्भाव होता है? वियोग रस का होता है, अलग होने का होता है। लॉर्ड कर्जन के शासन काल रूपी नाटक का अंत कैसा है? बहुत दुखांतक है। कर्जन जब दूसरी बार वायसराय बनकर भारत आए तो वह कहाँ उतरे थे? मुंबई में दूसरी बार उतरे थे। किसने भारत आकर अलिफ लैला व बगदाद के खलीफा अबुल हसन भी ज़्यादा शान और शौकत देखी कर्जन ने? 24 है, जुलूस में लॉर्ड कर्जन किसमें सवार रहता था? सबसे ऊंचे हाथी पर सवार रहता था, इतनी उसकी इज्जत थी। भारत में ही गुलाम बनाकर हमें रखा था और इसके बाद में इसका वहदा इतना ऊंचा, इतना तगड़ा था कि सबसे ऊंची सवारी थी इसकी। प्रश्न अगला है 26, लेखक के अनुसार ईश्वर इंग्लैंड के महाराजा एडवर्ड के बाद देश में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लॉर्ड कर्जन का था। कर्जन और उसकी लेडी किससे बनी हुई कुर्सी पर बैठती थी? सोने की कुर्सी पर बैठती थी दोनों, लॉर्ड कर्जन उसकी पत्नी। काउंसिल में उटपटांग कानून पास करने वक्त कर्जन के अंदर क्या नज़र नहीं आया? गंभीरता नज़र नहीं आई। सही गलत का उसे पता नहीं था कि क्या सही है और क्या गलत है। प्रश्न अगला है
29 लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश शासकों को किस बात की धमकी देते थे? इस्तीफा देने की। वह कहता था अगर मेरी बात को नहीं माना जाएगा, मेरे हिसाब से अधिकारियों को नहीं रखा जाएगा। और उसने एक मांग भी की थी एक अधिकारी को रखने के लिए इंग्लैंड में, ब्रिटिश में, लेकिन नहीं रखा जाता है। इसी पे वह जिद में आके वह इस्तीफा की धमकी देता है और उसके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाता है। उसे नहीं पता है कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। प्रश्न 30 है, लॉर्ड कर्जन के इशारों पर कौन नाचते थे? हाकिम लोग नाचते थे। 31 है, भारत की शिक्षा व्यवस्था को लगभग किसने खत्म किया? लॉर्ड कर्जन ने खत्म किया। वह सोचता था कि जितना ही मूर्ख यहाँ की जनता रहेगी उतना ही हमारे इशारों पे नाचेगी, और पढ़े लिखों को इज्जत नहीं देता था। उसे पता था कि पढ़े लिखे तो समझ जाएंगे कि क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या बुरा है। इसलिए वह शिक्षा को कम महत्व देता था। शिक्षा की व्यवस्था ही वह कम किया था, बिल्कुल खत्म कर दिया था धीरे धीरे। 32 है, लॉर्ड कर्जन ने इस देश में बड़े पैमाने पर क्या फैलाई? अशांति फैलाई। वो चारों तरफ अशांति ही अशांति फैलाया था, क्योंकि उसे तो देश में शांति की जरूरत ही नहीं ऐसी महसूस होती थी। 33 है, लॉर्ड कर्जन की क्या जिद थी? बंगाल विभाजन करने की जिद थी और उसने कर भी दिया। प्रश्न 34 है, भारत की कितने करोड़ प्रजा अनिच्छा बावजूद लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया? 8 करोड़ जनता ने उससे अनुरोध किया कि बंगाल विभाजन मत कीजिए, लेकिन इसके बाद भी सबका विरोध करते हुए उसने बंगाल का विभाजन कर दिया, खंड खंड कर दिया। 35 है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया है। 36, लॉर्ड कर्जन का सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कार्य कौन सा था? बंगाल विभाजन था। लॉर्ड कर्जन का स्वभाव कैसा था? बहुत ही जिद्दी स्वभाव का था वह। 38 है, विदाई संभाषण पाठ में घमंडी खिलाड़ी किसे कहा गया? लॉर्ड कर्जन को कहा गया है घमंडी खिलाड़ी। अंत में किसकी हालत इतनी खराब हो गई कि एक प्रधान सेनापति जंगी लॉर्ड को भी उसने बड़ा माना जाने लगा। लॉर्ड कर्जन की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि बाद में उसे एक मामूली सा सेनापति के रूप में यहाँ से भारत के जो भी शान और शौकत को छोड़कर उसे जाना पड़ता है। 40 है, लॉर्ड कर्जन के इस्तीफा दे देने के बाद नए वायसराय के आने तक उन्हें अनिच्छा से क्या करना पड़ा? अपने पद पर बने रहना पड़ा, क्योंकि उन्हें तो कह दिया गया था इंग्लैंड की तरफ से कि आप अपना इस्तीफा आपका स्वीकार होता है, आपको 1 महीने का समय दिया जाता है और फिर लॉर्ड कर्जन की जगह किसी और को रख दिया जाता है। इसीलिए ज़्यादा अन्याय करना भी ईश्वर को भी देखा नहीं जाता है, और ज़्यादा हम गलत करते हैं तो उसका अंजाम तो भोगना ही है। प्रश्न 41 है, केसर शब्द किनके लिए प्रयोग किया गया है? तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग किया गया है। 42 है, जार शब्द किनके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये रूस के तानाशाहों के लिए जार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 43 है, नादिर शाह ने कहाँ कत्लेआम किया था? दिल्ली में किया था। 44 है, दिल्ली के किस राजा के प्रार्थना पर नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था? आसिफ जहां ने अपनी तलवार उनके सामने रख दी थी, जिसकी वजह से उसको भी दया आ गई। लेकिन लॉर्ड कर्जन को 8 करोड़ जनता ने उसके सामने गिड़गिड़ाए, प्रार्थना किए कि बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं मानता है। 45 है, लॉर्ड कर्जन की जिद किससे भी भयंकर थी? नादिर शाह से भी भयंकर था। कौन? लॉर्ड कर्जन। वो अपने जिद पे ही अड़ा रहता था, किसी की नहीं सुनता था, जो उसके मन में आता था वही काम वह करता था। अगला है 46 है, लेखक ने भारतीय प्रजा का क्या विशेषता बताई है? वह अपने दुख और कष्टों का इतना ध्यान रखती जितना कि परिणाम को ध्यान में रखती। उसे पता है कि किस तरीके से हमें क्या करना है। इस संसार में हर चीज़ का अंत होना निश्चित है। हम कितना ही महान क्यों न बने, लेकिन एक समय आता है जो सबका अंत होता है, किसी न किसी दिन सबका अंत होता ही होता है। अगला है 48, कर्जन कृतज्ञता की इस भूमि की महिमा को समझ नहीं पाया। यहाँ पर कृतज्ञता भूमि किसे कहा गया है? भारत भूमि को कृतज्ञ कहा गया है, भारत भूमि जननी को। 49 है, लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन के इशारे पर क्या हो जाता था? प्रलय हो जाती थी। 50, लॉर्ड कर्जन समाज के किस वर्ग के सबसे अधिक नापसंद करते थे? शिक्षित वर्ग को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसे पता है शिक्षित लोग जागृत होते हैं, अनपढ़ लोग इसको इशारे पे नाचेंगे, इसलिए शिक्षित वर्ग को देखना नहीं चाहता था बिल्कुल भी। 51, लॉर्ड कर्जन कभी कभार किन के बारे में सोच लिया करता था? भारत के अनपढ़ों के बारे में। 52, भारत के अनपढ़ जनता किस राजकुमार के गीत गाया करती थी? सुल्तान नरवरगढ़ में जो राजा थे उनके बारे में, उनके अच्छाइयों के बारे में लोग सोचते थे। प्रश्न अगला है, उनके गीत के बारे में सोचते थे। 53 है, राजकुमार नर सुल्तान के जीवन में जब संकट आया था उसने अपने जीवन के कुछ साल कहाँ बिताए? नरवरगढ़ में बिताए। और जब वो जाने लगा तो लोगों से वह कहता है कि अगर कभी भी मैंने कुछ गलती किया है तो मुझे क्षमा करिएगा। ऐसा कर वह जाता है।
54 है, नौरगढ़ से अपने घर लौटते वक्त राजकुमार नर सुल्तान ने क्या किया? नौरगढ़, यहाँ उत्तर है, नरवरगढ़ को प्रणाम कर उसका शुक्रिया अदा किया। 55 है, लॉर्ड कर्जन के भारत छोड़ते वक्त लेखक उससे क्या उम्मीद कर रहे थे? कर्जन जाते वक्त इस देश को शुक्रिया अदा करते जाएंगे, पर वो शुक्रिया किस मुंह से अदा करेगा? उसने तो इतना अत्याचार किया था भारत देश के साथ। 56 है, भारत में जितने भी प्रधान शासक आए उनका अंत में क्या हश्र हुआ? सबको यहाँ से जाना ही पड़ा। यही तो है, भारत में अगर कोई अन्याय करेगा हमारे भारत देश में, हमारे हिंदुस्तानियों के साथ, तो एक न एक दिन उसका भी अंत अवश्य होगा, आज नहीं तो कल। इसमें है कुछ बाल मुकुंद जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और भी हैं। प्रश्न 1 है, बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म जो 1865 गुड़ियान रोहतक हरियाणा में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1907, केवल 42 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। सोचने वाली बात है। प्रश्न 3 है, बाल मुकुंद गुप्त जी कौन कौन से पत्रों का संपादन किया करते थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी हिंदुस्तान है, हिंदी बंगवासी है, भारत मित्र है और भारत प्रताप भी है। अगला 5 है, बाल मुकुंद जी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उनकी प्रसिद्ध रचना शिव शंभू के चिट्ठे हैं, चिट्ठे और खेल है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला है, बाल मुकुंद गुप्त का कविता संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? स्फुट कविता है, इनकी छुटपुट कविताएं हैं। बाल मुकुंद गुप्त को कौन से 2 युगों को जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है? इनको भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने की कड़ी माना जाता है। बाल मुकुंद गुप्त जी ने कौन से निबंध की रचना की है? इसमें ध्यान देना है, लास्ट में है बाल मुकुंद गुप्त जो निबंधावली है, बाल मुकुंद का